नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई एक्टिविस्ट दिशा रवि को अब पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद आज उनको पुलिस की मांग पर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें, दिशा रवि को पिछले हफ्ते बेंगलुरु के उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश और देशद्रोह के आरोप हैं। दिशा रवि को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तब तक हकदार हैं जब तक कि याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। बता दें, दिशा रवि ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो जांच में जुटाई जा रही सामग्री को मीडिया में लीक ना करे। वहीं मीडिया चैनलों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि चैनलों के संपादकों को उचित संपादकीय नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे पुलिस द्वारा की जा रही जांच बाधित ना हो। मीडिया चैनलों को कुछ भी चलाने से पहले ये जांच लेना चाहिए कि वो जानकारी प्रामाणिक स्रोतों से हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हालिया कवरेज से ये निश्चित रूप से दिखता है कि मीडिया घरानों द्वारा पक्षपातपूर्ण और सनसनीपूर्ण पत्रकारिता की जा रही है। बता दें, कोर्ट इससे पहले 3 मीडिया चैनलों को नोटिस जारी कर चुका है। जम्मू कश्मीर में विदेशी राजदूतों के दौरे के एक दिन बाद ही आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया है। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बता दें, बाराजुल्ला इलाके में आतंकियों ने शुक्रवार दोपहर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक आतंकी बीच बाजार में AK-47 लेकर घात लगाए हुए दिख रहा है। उन्नाव में 2 नाबालिग लड़कियों की संदिग्ध मौत को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद राज्य की पुलिस ने कहा है कि उनके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। दोनों लड़कियों में से एक की उम्र 13 और दूसरी की उम्र 16 साल थी। पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई है। पुलिस अफसरों ने कहा है कि यौन उत्पीड़न का कोई भी सबूत नहीं मिला है और पुलिस ऑनर किलिंग, आत्महत्या या बाकी एंगल से भी जांच कर रही है। तो वहीं गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई तीसरी बच्ची की हालत में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार है, उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर वेंटिलेटर सपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, अगर बच्ची को होश आता है तो उसका बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मचे हाहाकार के बीच शुक्रवार को लगातार 11वें दिन इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इस बीच भारत ने वैश्विक तेल उत्पादकों से अपील की है कि वे उत्पादन में कटौती में राहत दें। शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत में 31 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमत 33 पैसे बढ़ी है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 90 रुपये 19 पैसे और डीजल की कीमत 80 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 96 रुपये 32 पैसे और डीजल 87 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 17 फरवरी को राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 13 पैसे थी, जबकि डीजल 92 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर बिका था। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भी गुरुवार को पेट्रोल 100 रुपये 25 पैसे बिका और डीजल 90 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर बिका था। देश भर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार होने की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और राजस्थान के श्री गंगानगर में 100 के पार पहुंच चुकी है, जिसके कारण आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं। विपक्ष मोदी सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले टैक्स को कम करने की मांग कर रहा है, तो वहीं तेल की बढ़ती कीमतों पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने इसको लेकर पीएम मोदी को बधाई भी दी है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि राज्य पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए टैक्स में कटौती करेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने परिवहन के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग करने की व्यवस्था की है, जिससे तेल की कीमत को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोदी जी के इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने से तेल की कीमतों पर हमारा नियंत्रण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती हैं और जब पेट्रोल डीजल की मांग कम कर देंगे तो अपने आप इसकी कीमत कम हो जाएगी और इसके लिए ही पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने का फैसला किया है। पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ के बाद से चीन ने कभी नहीं बताया कि इसमें उसके कितने सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े आते रहे, लेकिन चीन इससे इनकार करता रहा।
अब जाकर ड्रैगन ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि उसके 5 जवान मारे गए थे। इस मुठभेड़ में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन के केंद्रीय मिलिट्री कमीशन ने इस बात को माना है कि गलवान में भारत के साथ हुई मुठभेड़ में कराकोरम पहाड़ियों में उसके फ्रंटियर अफसर और सिपाही मारे गए थे। किसान आंदोलन का नुकसान मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को भी उठाना पड़ रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2020 में पंजाब और हरियाणा में जियो के उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2020 तक पंजाब में जियो के 1,40,00,000 यूजर्स थे, जबकि दिसंबर अंत तक इनकी संख्या 1,25,00,000 पहुंच गई। ये पिछले 18 महीनों में जियो के यूजर बेस में आई सबसे बड़ी गिरावट रही। बता दें, पंजाब हरियाणा में जियो के टावर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो कॉरपोरेट के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर कानून लेकर आएगी, क्योंकि हिंदू लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है। नितिन पटेल ने कहा कि अगर हमारा धर्म और देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का क्या फायदा। अगर हम रोड, अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, लेकिन वहां हमारी लड़कियां सुरक्षित और आज़ादी से नहीं जा सकें तो इनका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमारी बेटियों को गुमराह करते हैं और ले जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग हिंदू नाम रखते हैं, हिंदुओं की तरह दिखते हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन मोटर बाइक और कारों पर घूमते हैं जो लोगों ने रिपेयरिंग के लिए दी होती हैं, और हमारी बेटियों को गुमराह करते हैं। इसी सब को रोकने के लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। केरल बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन ने कहा है कि उनका लक्ष्य बीजेपी को केरल में सत्ता में लाना है और वो मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा है, यदि बीजेपी को इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो उनका ध्यान बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास करना और राज्य को कर्ज के जाल से निकालना होगा। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 12 फरवरी को होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया था। लालू यादव के वकीलों के मुताबिक आरजेडी प्रमुख की आधी सजा में 2 महीनों का वक्त बाकी है। इसी आधार पर फिलहाल लालू को राहत नहीं मिली है, जिसके बाद माना जा रहा है कि 2 महीने बाद शायद उनको जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बाबा रामदेव ने आज कोरोना को लेकर एक दवा बनाने का दावा किया है और उन्होंने अपनी ये दवाई आज लॉन्च भी कर दी है। लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। नई दवा का नाम भी कोरोनिल ही रखा गया है। पतंजलि का कहना है कि कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। दवा लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि योग आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाया जा रहा है। तो वहीं आज तक से बात करते हुए आचार्य बालकृष्णन ने कहा कि कोरोनिल का इस्तेमाल पहले से लोग कर रहे थे, लेकिन अब डीजीसीए के बाद हमें WHO से अप्रूवल मिल गया है। ये 154 देशों के लिए अप्रूवल मिला है। इसके बाद हम अब आधिकारिक रूप से कोरोनिल का निर्यात कर सकते हैं। हमने वैज्ञानिक पद्धति से कोरोनिल पर रिसर्च किया है। बता दें, लॉन्च की गई दवा पर यह नहीं लिखा है कि यह कोरोना को ठीक कर देगी, बल्कि इसको सपोर्टिंग मेजर बताया गया है, जिससे तो यही मतलब निकलता है कि इसको सहायक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना की चिंताएं फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इतनी ज्यादा कि 2 जिलों में नए सिरे से पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरावती जिले में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। यवतमाल जिले में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसा तब हो रहा है जब राज्य में एक दिन में 5000 से भी अधिक संक्रमण के मामले आए हैं। ऐसा 75 दिन बाद हुआ है कि एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमण के मामले आए हों। राज्य में अब तक 20 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 13,193 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,63,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,39,000 से अधिक हैं। वहीं देश में अब तक 1,01,88,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कंटेंट पर फेसबुक ने बैन लगा दिया है, जिसके बाद से ही फेसबुक का ऑस्ट्रेलिया में कड़ा विरोध किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने फेसबुक की कार्रवाई को निराशाजनक और अहंकार भरा बताया है।
तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने दावा किया है कि उनको इस मामले में दुनिया भर के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से भी बात की है। इसके अलावा उनको ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस का भी समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा उठाए जा रहे कदम में दिलचस्पी दिखा रही है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया एक कानून लेकर आया है जिसके तहत फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों को न्यूज सामग्री के लिए भुगतान करना होगा, जिसके बाद से विवाद हो गया है और फेसबुक ने न्यूज दिखाना बंद कर दिया है और ना ही ऑस्ट्रेलिया में कोई न्यूज का लिंक शेयर कर पा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।